सोचिए जरा, सामने फैला हुआ एक शहर, 15 किलोमीटर लंबा, 2.5 किलोमीटर चौड़ा, चारों तरफ किले जैसी दीवार, उस दीवार पर 62 दरवाजे, हर दरवाजे पर सिपाही खड़े, हर कोने पर पहरा। कुल मिलाकर 570 मीनारें खड़ी, ऊपर से 3 नदियां, गंगा, सोन और गंडक शहर को घेरे खड़ी हैं। यानी अगर कोई दुश्मन आया तो पहले नदी पार करो, फिर खाई पार करो, फिर दीवार तोड़ो, उसके बाद ही शहर में घुसो। आसान काम नहीं था और इसलिए दुनिया ने इसे नाम दिया जल दुर्ग, पानी से घिरा हुआ किला। ये था पाटलिपुत्र। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। अब पाटलिपुत्र को अगर आप आज के नक्शे में ढूंढना चाहें तो मिलेगा पटना, वही पटना जो आज ट्रैफिक, राजनीति और पटन देवी मंदिर के लिए मशहूर है। लेकिन उस वक्त ये दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानी थी। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज आया तो दंग रह गया। उसने लिखा, इतना शानदार शहर तो पारसिया में भी नहीं, इतना शानदार तो बाबिलोन में भी नहीं। उसके हिसाब से पाटलिपुत्र सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक सपनों का साम्राज्य था, जहां की सड़कें सीधी, बाजार चमकदार और गवर्नेंस का तरीका दुनिया के लिए रोल मॉडल था। अब सवाल, ये पाटलिपुत्र आया कहां से, किसने बसाया और क्यों पटना बना? चलिए टाइम मशीन पकड़ते हैं, चलते हैं ईसा के 600 साल पहले। उस वक्त भारत में 16 महाजनपद थे, हर जगह छोटे छोटे राज्य, कहीं गणराज्य, कहीं राजा। बिहार में था मगध, उसके राजा थे बिंबिसार, राजनीति के धुरंधर। शादियां भी उन्होंने राजनीतिक कारणों से की, कभी कोसल की राजकुमारी से शादी तो कभी लिच्छवी की बेटी से। यानी गठबंधन की पॉलिटिक्स वहीं से शुरू हो गई थी। मगध को उन्होंने मजबूत किया, लेकिन असली गेम चेंजर थे उनके बेटे अजातशत्रु। अब जरा ट्विस्ट सुनिए। अजात शत्रु के मामा थे लिच्छवियों के नेता चेतक। चेतक की बेटी चेलाना से बिंबिसार ने शादी की थी। यानी अजातशत्रु और चेतक मामा भांजा। लेकिन सियासत में रिश्ते कहां ही चलते हैं। मामा भांजे की ये कहानी तलवारों तक पहुंची। वैशाली के लिच्छवी गणसंघ और अजातशत्रु का मगध आमने सामने आ गया। वैशाली लोकतंत्र का गढ़ था, वहां सैकड़ों गणपति मिलकर फैसले लेते थे। उधर मगध जो राजतंत्र था। दोनों की लड़ाई सत्ता, ताकत और ईगो की थी। राजधानी तब थी राजगृह, लेकिन वैशाली पर हमला करने में दिक्कत थी। चारों तरफ गंगा और उसका दलदली इलाका। अजातशत्रु ने सोचा कि नया फोर्ट चाहिए और गंगा किनारे बनाया पाटलिपुत्र। पहले सैन्य छावनी, फिर शहर, फिर राजधानी, और उसके बेटे उदयन ने इसे परमानेंट राजधानी बना दिया। अब पाटलिपुत्र राजधानी क्यों बना? वजहें साफ थी। पहली वजह थी लोकेशन, गंगा किनारे, 3 नदियों से घिरा, सिक्योरिटी भी, ट्रेड भी। दूसरी वजह कि पास में जंगल और विंध्य पर्वत था, वहां हाथियों की भरमार, और प्राचीन युद्ध में जिसके पास हाथी वही असली बॉस। तीसरी थी लोहे की खान, हथियार बनाने का परफेक्ट मटेरियल। और चौथी वजह काशी के करीबी, तब का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग हब। काशी पर कंट्रोल मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया के बिजनेस पर कंट्रोल। यानी पाटलिपुत्र सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पावर का पासवर्ड बन गया। अब आते हैं नंद वंश पर। नंद राजा बहुत ताकतवर थे, लेकिन उतने ही वो घमंडी भी थे। कहते हैं कि उनके पास इतने हाथी थे कि गिनती कर पाना मुश्किल। खजाने में इतना पैसा कि सोने चांदी की ईंटें भी गिनी नहीं जाती थी। लेकिन जनता में उनका इमेज बहुत खराब, कर बहुत ज्यादा, अत्याचार आम बात। और तभी एंट्री होती है चाणक्य की। कहानी थोड़ी फिल्मी लग सकती है, लेकिन यही इतिहास है। नंद राजा ने चाणक्य का अपमान कर दिया, सभा से निकाल दिया। गुस्से में चाणक्य ने कसम खाई कि जब तक ये राजवंश खत्म नहीं होगा, मैं अपनी जटाएं नहीं खोलूंगा। और यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे बड़े राजनीतिक गेम प्लान का पहला एपिसोड। चाणक्य ने खोजा एक युवा चंद्रगुप्त मौर्य, उसे राजनीति सिखाई, युद्ध कला सिखाई, रणनीति का मास्टर बनाया और धीरे धीरे नंदों को हटाकर पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। अब जरा सोचिए, चंद्रगुप्त मौर्य का वक्त। सिकंदर मैसेडोनिया से भारत आया था, पंजाब तक कब्जा कर चुका था। उसकी आंखों में था गंगा घाट तक पहुंचने का सपना। लेकिन सिकंदर की मौत के बाद उसका गवर्नर सेल्यूकस निकेटर पाटलिपुत्र तक बढ़ा।
मगर चंद्रगुप्त ने उसे हरा दिया। नतीजा, संधि हुई। सेल्यूकस को अपनी बेटी देनी पड़ी और बदले में 500 हाथी मांगने पड़े। यानी यूनानी सम्राट भी पाटलिपुत्र के सामने झुक गया। फिर आया अशोक। अशोक जिसके नाम के आगे सम्राट अपने आप जुड़ जाता है। अशोक ने पाटलिपुत्र से आधे एशिया तक साम्राज्य फैलाया। अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका और उसका झंडा फहराता था। लेकिन उसकी असली कहानी शुरू होती है कलिंग युद्ध से। खून की नदियां बही, लाखों लोग मरे, अशोक टूट गया। उसने कहा अब नहीं, और वहीं से तलवार छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने पाटलिपुत्र से ही बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया तक फैलाया। श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, हर जगह अशोक के स्तंभ और संदेश गए। लायन कैपिटल बना राष्ट्रीय प्रतीक। बुद्ध के धम्म को दुनिया ने सुना। ये वही शहर था जिसने दुनिया को सबसे बड़ा आइडिया दिया, अहिंसा। अब गौर कीजिए, पाटलिपुत्र के मैदान में एक तरफ चाणक्य राजनीति का खेल रच रहा था तो दूसरी तरफ अशोक अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा था। एक ही शहर में तलवार भी थी और शांति का संदेश भी। यही पाटलिपुत्र की असली पहचान बनी। फिर आया गुप्त वंश। इसे कहते हैं भारत का स्वर्ण युग। कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, सबका सेंटर पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट यहीं से शून्य का सिद्धांत दे रहे थे, सूर्य सिद्धांत और ग्रहों की गति पर काम कर रहे थे। कालिदास यहाँ से मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम लिख रहे थे। वात्सायन यहाँ कामसूत्र लिख रहे थे। यानी शून्य से लेकर कामसूत्र तक सब पाटलिपुत्र से। चीनी यात्री फाहवान इसी दौर में आया। उसने लिखा, गांवों में चोरी नहीं, जेलों में ताले नहीं, लोग धर्म से चलते हैं। सोचिए ये कैसे सिविलाइजेशन थी। लेकिन जैसा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, इस शहर को 3 चीजों से खतरा रहेगा, आग, पानी और अंदरूनी झगड़े। और हुआ भी वही। हूणों ने हमला किया, नदियों में बाढ़ आई, आग लगी और धीरे धीरे पाटलिपुत्र ढहने लगा। 7वीं सदी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग आया तो उसने लिखा, शहर खंडहर में बदल चुका है, मुश्किल से 1000 लोग रहते हैं। यानी जो शहर कभी दुनिया का सेंटर था वो खंडहर हो गया। मध्यकाल आया, दिल्ली सल्तनत का हमला, नालंदा जला दी गई, विक्रमशिला खाक हो गई। पाटलिपुत्र का नाम इतिहास से मिट गया। बचा हुआ इलाका पटना कहलाने लगा। फिर आया शेरशाह सूरी, सासाराम वाला। उसने पटना में किला बनाया, गंगा किनारे खड़े होकर बोला, यहाँ से शहर बसना चाहिए। और वहीं से शुरू हुआ नया पटना। फिर मुगल आए, औरंगजेब ने नाम रखा अजीमाबाद। लेकिन जनता बोली, हमारे लिए तो पटना ही सही। नाम बदलते रहे लेकिन पहचान वही रही। अब नाम कैसे पड़ा पटना? कई कहानियां हैं। एक पाटली नाम का फूलदार पेड़, खुशबूदार फूल थे इसलिए नाम पड़ा पाटलीग्राम। फिर पाटलिपुत्र। दूसरा, संस्कृत में पट्टन यानी कि बंदरगाह। तीसरी, पटन देवी मंदिर। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन पटना नाम जम गया। अंग्रेज आए तो पटना को अफीम हब बना दिया। यहाँ से अफीम चीन तक जाती थी। यानी पाटलिपुत्र जिसने कभी दुनिया को शांति दी थी, अंग्रेजों के समय अफीम का अड्डा बन गया। 1857 में यही पटना अंग्रेजों और बगावत के बीच बैटल ग्राउंड बना। कुंवर सिंह की लड़ाई की गूंज यहीं तक सुनाई दी। फिर आई 20वीं सदी। सबको अंदाजा था कि पटना ही पाटलिपुत्र है, लेकिन सबूत चाहिए था। अंग्रेज सरकार ने खुदाई में पैसा नहीं लगाया, तभी एंट्री हुई टाटा की। रतनजी टाटा बोले, पैसा मैं दूंगा, और कुम्हार की खुदाई हुई। वहां मिले स्तंभ, ईंटें, मूर्तियां, सिक्के, और साफ हो गया कि यही पाटलिपुत्र है। आज पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम में वो सब कुछ रखा है। अब सोचिए, एक शहर जिसने बिंबिसार अजातशत्रु देखा, चाणक्य चंद्रगुप्त का राजनीति गेम देखा, अशोक का धर्मांतरण देखा, गुप्तों का स्वर्ण युग भी देखा, हूणों का हमला झेला, फिर शेरशाह, फिर औरंगजेब और फिर अंग्रेजों का अफीम कारोबार। और आज वही शहर देख रहा है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी। पहले पहचान हाथियों की थी, वो अब पहचान ट्रैफिक जाम की है। पहले गंगा शहर की ढाल थी, अब गंगा जलस्तर आफत है। पहले यहाँ से 0 निकला था, अब यहाँ से 0 वोटिंग परसेंटेज निकलता है। पहले यहाँ से बौद्ध स्तूप उठते थे, अब यहाँ से पॉलिटिकल पोस्टर उठते हैं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो है पटना का तेवर। पटना ने सब देखा, कैसे सत्ता बनती है, कैसे सत्ता मिटती है, कैसे साम्राज्य खड़े होते हैं और कैसे धराशायी हो जाते हैं। और हर बार ये शहर राख से उठा।
पाटलिपुत्र ने चाणक्य को जन्म दिया, जिसने सत्ता की बिसात बिछाई। पटना ने जयप्रकाश नारायण को देखा, जिसने सत्ता की नींव हिला दी। यानी नाम बदलता रहा, किरदार आते जाते रहे, लेकिन कहानी वही रही। सत्ता यहां से शुरू होती है और सत्ता यहां आकर खत्म हो जाती है। शायद यही वजह है कि पटना सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इतिहास की किताब का वो पन्ना है जो कभी मिटता नहीं। चाहे नाम पाटलिपुत्र हो, अजीमाबाद हो या पटना, ये शहर हर युग में खुद को नया बनाता रहेगा और हर बार दुनिया को ये याद दिलाता रहेगा कि जो भी हो, खेल यहीं से शुरू होगा।